हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपने स्टडी किया था, टॉपिक स्टार्ट किया था आदर्श और अनादर्श विलयन। अब आदर्श और अनादर्श विलयन के कुछ पॉइंट्स अपना ने देख लिए थे, अभी अपने दोबारा से देखते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, देखो आदर्श विलयन जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया। और दो भागों में क्यों बांटा गया है, कल अपने बात की थी कि जो पहला पॉइंट था आदर्श विलयन का, P इज नॉट इक्वल टू 0 या P इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, पहला पॉइंट ये देखा था। सेकंड पॉइंट देखा था डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट चेक किया था डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। और फोर्थ पॉइंट था जो बॉन्ड्स की बात थी। तो देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये P क्या हो सकता है, P या तो पॉजिटिव होगा और या क्या हो सकता है नेगेटिव। तो ये जो भी है डेल्टा V मतलब आयतन है वो भी किस में आ सकता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। यहाँ पे दो कंडीशंस बन रही हैं। तो ये जो आदर्श विलयन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार देखते हैं अपने धनात्मक विचलन वाला आदर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। अब इन दोनों प्रकारों को भी आपने साथ साथ ही स्टडी करना है। कौन सा देखते हैं, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, और यहाँ पे देखते हैं ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। तो देखो इन दोनों को पॉइंट्स को भी आपने साथ साथ स्टडी करना है और कंपैरिजन तुलना करके पढ़ना है आप लोगों ने। तो अब देखो धनात्मक विचलन का मतलब क्या है। धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि आपने जितने जो 4 पॉइंट स्टडी किए थे उसमें अगर आपको जो विलयन का भी जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए। मतलब विलयन का आयतन हो, विलयन की ऊर्जा हो, विलयन में बंद हो, चाहे विलयन पे लगने वाला जो राउल्ट लॉ हो, है ना, तो वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। और अगर वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो वो कौन सा विलयन होगा, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। ठीक है, तो देखो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन दो प्रकार होते हैं। आदर्श विलयन एक ही प्रकार होता है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, तो देख लो आप। अब स्टार्ट करते हैं अपने। इसका पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था PA इज इक्वल टू P नोट A XA या PB इज इक्वल टू P नोट B XB या P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये राउल्ट्स लॉ था। अगर राउल्ट्स लॉ का अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो अभी अपने यहाँ पे ये जो बराबर के निशान लगाए गए हैं इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह अपने ये वाला साइन लगाते हैं। कौन सा, ये साइन। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू भी किस में आ रही है, पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू भी किस में आ रही है, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब देखो, मतलब क्या है कि PA और PB कुल जो है ना, यहाँ अगर अपने बात करें कि कुल जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब मतलब किसका, विलयन का, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कौन सा होता है, अनादर्श विलयन, और कौन सा, धनात्मक विचलन वाला। और देखते हैं अपने, बिल्कुल कहानी क्लियर करेंगे इसकी आज। डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0 ये था, तो अगर डेल्टा V क्या आए, पॉजिटिव में आए, जैसे कल अपने ने बात की थी कि डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 क्या था, V2 था, लिख लेते हैं अपने, विलयन का आयतन, और V1 क्या था, विलय प्लस विलायक का आयतन, विलय प्लस विलायक का
आयतन। तो ये कहता है कि भाई अगर विलेय और विलायक का आयतन, जैसे मान लेते हैं विलेय का आयतन 10 ml है, विलायक का आयतन 20 ml है, तो टोटल आयतन कितना हो जाए 30 ml। तो ये जो है ना V2 ये क्या है 30 से ज़्यादा आ जाए, इसका आयतन क्या हो जाए बढ़ जाए। ये कैसे बढ़ेगा अभी समझाता हूँ, जब अपने 4th पॉइंट पे पहुँचेंगे फिर अपने बात करते हैं कि ये जो आयतन है वो कैसे बढ़ा। तो डेल्टा V ये आए और ये क्या आए, इसका कुछ वैल्यू आए, मतलब डेल्टा V किस में आए पॉजिटिव में, किस में आए पॉजिटिव। अब इसका आंसर क्या आ गया, ये V2 की वैल्यू कितनी है 32 और V1 की वैल्यू कितनी है 30, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसी का आंसर अगर देखें तो +2 आ गया। ठीक है, 3rd पॉइंट की बात करते हैं अपने, डेल्टा H भी क्या होना चाहिए 0 से ज़्यादा, या जो डेल्टा H है वो किस में आए पॉजिटिव में, डेल्टा H किस में आए पॉजिटिव में। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, और ये आप पिछले कई टॉपिक में स्टडी भी कर चुके हो, पढ़ चुके हो। जब डेल्टा H पॉजिटिव आता है तो जो ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या होता है ऊर्जा का अवशोषण। देखो एक टॉपिक में कई बच्चों के कन्फ्यूजन हुआ था, उसको मैं बता देता हूँ कि डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का क्या होता है अवशोषण, और ये उष्मा शोषीय विक्रिया होती है। अगर अपने सीधी उष्मा की बात लिखें, वहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर पड़ा था कई बच्चों के, तो ये ध्यान रखना ये डेल्टा H की वैल्यू होती है और वो हीट उष्मा की वैल्यू होती है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, अलग अलग है ये। तो डेल्टा H किस में आए पॉजिटिव में, तो क्या हो रहा है उष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है, कल अपने बात की थी, उष्मा का अवशोषण होते ही जो बंध होते हैं ना वो क्या होते हैं अवशोषण हो रहा है, मतलब अपने क्या कर रहे हैं कि उनको ऊर्जा दे रहे हैं, तो बंध टूटते हैं। क्या होता है बंध टूटते हैं। 4th पॉइंट की बात करते हैं अपने। 4th पॉइंट में आपने ये देखा था कि ए और उनके बीच बंध या ए के अणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे क्या बना था आपको याद आ रहा है, तो AB और AB टाइप के अणु बने थे। तो देखो इसको समझो और इसी से अपने फिर ये बातें वापस क्लियर करेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये आपको पता चला क्या कि डेल्टा V क्या होगा पॉजिटिव। तो देखो डेल्टा V का मतलब क्या है, अब समझो थोड़ा अच्छे से। आप ये मानो आयतन क्या होता है कि कोई भी द्रव जितना स्थान घेरता है वो आयतन होता है, कोई भी द्रव जितना स्थान घेरता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आयतन होता है। तो देखो आप ये मानो कि यहाँ पर ए और बी जो दोनों है ना, इन्होंने इतना स्थान घेरा हुआ है, इतना स्थान घेरा हुआ है, मान लो ये, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आयतन पहले कम है बाद में ज़्यादा हो गया। बाद में ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बाद में ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में जो बंध बन रहा है या ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है ना वो कम लग रहा है, वो क्या लग रहा है कम लग रहा है। और ये देखो दूसरा अणु भी क्या बनेगा, ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल कम लग रहा है। यहाँ पे बंध क्या था छोटा था, आयतन इतना था, कितना ही मान लो इसको, है ना। यहाँ पे बंध क्या हो गया बड़ा हो गया, बड़ा होते ही आयतन क्या हो जाएगा, आयतन इसका बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विलयन है, लिख लेते हैं अपने यहाँ पर कि विलयन में जो बंध है, मैं एक बार बंध ही शब्द यूज कर रहा हूँ, आप इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल भी यूज कर सकते हो। विलयन में जो बंध है ना वो कमजोर होगा। क्या होता है, विलयन का बंध कमजोर होता है। और जब बंध कमजोर होते हैं तो कोई भी जो अणु या परमाणु या आयन के बीच में जो बंध बना हुआ होता है तो वो क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। और जो बंध जितना मजबूत होगा वो क्या रहेगा, उतना ही पास पास रहेगा। तो देखो यहाँ से आयतन बड़ा हो गया। आयतन क्या, दोबारा से कोई द्रव जितना स्थान घेरता है, इसने इतना स्थान घेरा और इसने इतना स्थान घेर लिया। इतना स्थान घेरने का मतलब क्या है कि ये जो ए और बी के बीच में जो बंध है वो क्या है, कमज़ोर है। और कमज़ोर है तो ये क्या मानेंगे अपने इसको कि ए और बी उसकी बंध की लंबाई ज़्यादा है। बंध की लंबाई क्या है, ज़्यादा है। तो दोनों अणु क्या हैं, दूर दूर हैं। तो दूर दूर होंगे तो यहाँ पे V2 का मान क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। तो देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको ये पता चल जाएगा इसका मान क्या है, ज़्यादा। और बंध का, अब देखो ये बंध क्या है,
मजबूत, और ये बंध क्या है, कमज़ोर। तो अपने इसमें भी ऐसा ही साइन लगाएंगे कि ये जो बंध की सामर्थ्य है या बंध के बीच में जो या अणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लग रहा है, ज़्यादा इसकी तुलना में। यहाँ पे बंध लंबाई को तो अपने समझने के लिए बताया, बाकी बंध लंबाई इसकी ज़्यादा है तो आप इधर निशान मत लगा देना, ऐसे वाला। क्लियर, ये हो गया धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। अब बात करते हैं अपने ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। ये कहता है कि जो P की वैल्यू है ना वो PA प्लस PB, मतलब ये कहता है कि जो विलयन का कुल आंशिक दाब होगा ना, कुल दाब, विलयन का कुल दाब, देखो P1 ज़्यादा और PB, इन दोनों का वैल्यू क्या है, ज़्यादा। इसको देखो समझो, कल अपनों ने ऐसे ही बात की थी, ये विलायक था, ये विलय था, दोनों ही द्रव है, यहाँ पे भी दाब लग रहा है, यहाँ पे भी दाब लग रहा है, और यहाँ पर ये दोनों विलयन बन गए तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये A है, ये B माना था, और इसके अंदर दोनों टाइप के घटक हैं A और B। तो ये कहता है कि मान लो इस पे दाब, इसका दाब है 10 एटमॉस्फेयर और इसका दाब है 8 एटमॉस्फेयर, तो टोटल कितना हो गया, 18। अगर 18 के 18 इक्वल हो जाएं फिर तो वो हो जाता है आदर्श विलयन। और आप ये मानो यहाँ पे जो दाब है ना वो 16 एटमॉस्फेयर ही लग रहा है, मतलब विलयन का जो भी वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक में आनी चाहिए। विलयन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऋणात्मक में आनी चाहिए। तो यहाँ पर दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो राउल्ट नियम है ना वो किसकी तरफ जाएगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव में। और अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करते हैं डेल्टा V, तो यहाँ पे जो डेल्टा V है ना वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। इसी पॉइंट से देखते हैं, देखो डेल्टा V नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि A और डेल्टा V का मतलब क्या है, आयतन में अंतर। आप ये मानो A जो लिया हुआ है वो 15 ml लिया हुआ है, कितना ml लिया हुआ है, 15 ml, और B कितना ml मान लें, 10 ml। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है V1 की। किसकी वैल्यू है, V1 की। तो देखो 15 और 10 मिलकर अगर 25 ml विलयन बने तब तो वो होगा आदर्श विलयन, अगर 25 से कम ज़्यादा बने तब वो होगा अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन के ऋणात्मक विचलन की अगर अपने बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये मान लो आप 23 ml विलयन ही बना, इसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। आयतन कम हो गया तो यहाँ पे डेल्टा V क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। ये क्या है, V2। तो डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1, मतलब 23 माइनस 25 इजिकल टू माइनस का 2। तो ये माइनस आंसर आ रहा है, मतलब ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में। क्लियर। अब आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। थर्ड पॉइंट, डेल्टा H भी 0 से क्या है, कम, 0 से कम है तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। जब डेल्टा H नेगेटिव होता है तो इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हुआ था, यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और जैसे जैसे ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो यहाँ पे बंध बनते हैं, क्या होता है, बंध बनते हैं, मतलब बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। अब देखो लास्ट पॉइंट इसकी बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। इसके अंदर ये था कि AA और BB, मतलब ये घटक A और घटक B, इनके बीच में जो आकर्षण बल का मान है, और इससे क्या बनेगा, AB, और इससे भी क्या बनेगा, AB। तो ये कहता है, इस पॉइंट को समझने के लिए अपने यहाँ पे चलते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पर। डेल्टा V का मान क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि जो विलयन का आयतन है वो कम हो जाएगा। तो विलयन का आयतन कम कैसे होगा, ये आयतन मान लेते हैं इसका, कोई भी द्रव जितना स्थान घेरता है वो आयतन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आयतन। तो अब A और B के बीच में और A और B के बीच में बंध बनकर ये बन गया। तो इस द्रव ने, इनके दो अणुओं ने इतना ही स्थान घेरा, कम स्थान घेरा। कम स्थान घेरने का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर ये विलय और विलायक मान लो, इनको कैसे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये विलायक है और ये क्या है,
विलय। तो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जो बंधों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या ये जो बंध है, इनकी जो बंध लंबाई है वो तो थोड़ी क्या है, दूर दूर है। और जब क्या है, विलयन बन जाएगा तो इनके बंधों की लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो उन्होंने क्या घेरा, कम स्थान घेरा। तो डेल्टा वी का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये 4 पॉइंट अपनों ने स्टडी करने हैं। देखो आदर्श विलयन, पहले अनादर्श विलयन पढ़ना है अपनों ने, उसको भी कंपैरिजन करके, फिर आपने क्या पढ़ना है, अनादर्श विलयन के 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अगर इसका सिंपल क्वेश्चन आता है तब तो अभी तक अपनों ने जितना कर लिया उतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसका थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा ना, फिर वो पूछेगा इसके एग्जाम्पल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड के पेपर के अंदर, या अगर आप इन फ्यूचर कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, जैसे नीट, जेई, जो भी है ना, आईआईटी, उसके अंदर अगर आप जाने के ये चाहते हो कि भाई हम लोग वहाँ पहुँचे, तो वहाँ जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आएंगे इसके एग्जाम्पल के। अब ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन क्यों आएंगे, क्योंकि आपको देखो अभी अपने एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसके, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और मैंने ये चीज़ बहुत बार बता दी आपको कि जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है ना, कि जहाँ पर अपने को ये लगे कि भाई ये वाला होगा या ये वाला होगा, आपको आता हो क्वेश्चन का आंसर, आपको आता हो, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि भाई अपने सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आदर्श विलयन के, इकट्ठे लिखते हैं सभी को और कंपैरिजन करते हैं। धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। यहाँ पे लिखते हैं ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाला आदर्श विलयन। और ये अपने तीनों के एग्जाम्पल साथ साथ पढ़ेंगे। अब देखो अपने स्टार्ट करते हैं आदर्श विलयन का, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन से जो विलयन बनेगा, एन हेप्टेन। आप ये जो एग्जाम्पल वैसे आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, बट अगर आपको कहीं और कोई भी सोर्सेज है आपका, तो वहाँ से आप इसके एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लिख सको उतने ज़्यादा लिख लेना। उसके बाद बात करते हैं अपने बेंजीन टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। थर्ड पॉइंट बात करते हैं अपने क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। और देखते हैं अपने, फिर देखते हैं अपने ब्रोमोएथेन और आयोडोएथेन, ब्रोमोएथेन प्लस आयोडो एथेन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। फिर 6 एग्जांपल देखते हैं अपने CCl4 प्लस SiCl4। ये कुछ इसके एग्जांपल हैं, ये ध्यान रखने हैं। एक बार मैं सारे लिख रहा हूँ, फिर बताता हूँ इनको याद कैसे करना है। आपको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने अनादर्श विलयन के। और अनादर्श विलयन में कौन सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपने, धनात्मक विचलन वाला, मेथेनॉल प्लस जल। और फिर अपने देखते हैं धनात्मक विचलन के कुछ एग्जाम्पल, मेथेनॉल और CCl4। पहला मेथेनॉल प्लस जल, दूसरा मेथेनॉल
प्लस CCl4, तीसरा जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल। फिर अपने आगे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं और वो है एसीटोन और एथेनॉल। एसीटोन प्लस एथेनॉल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपने CCl4 प्लस एसीटोन, CCl4 प्लस एसीटोन। एसीटोन प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, और अपने को मिलेगा बेंजीन प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एसीटोन। उसके बाद अनादर्स विलयन की बात करते हैं अपने, कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं, लिखने हैं आपको और याद भी करने हैं, ऋणात्मक विचलन वाले। उसमें क्लोरोफॉर्म एसीटोन, अपने लिखो जल प्लस, ये लिखो आप, जल प्लस HCl, दूसरा जल प्लस HNO3, तीसरा देखो आप लिखो क्लोरोफॉर्म और HNO3, CaCl3 प्लस HNO3। फोर्थ एग्जांपल लिखो आप और उसमें लिखो मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है इनको आपको याद कैसे करना है, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने आदर्श विलयन की। इसमें कोई भी एग्जाम्पल देखो लगभग समान है, वो क्या है, वो लगभग समान है, मतलब एक जैसा है। जैसे बात करते हैं ये हेक्सेन हो गया, ये हेप्टेन हो गया। बेंजीन और टोलुइन स्ट्रक्चर सेम, थोड़ा सा फर्क, बेंजीन ये और टोलुइन क्या, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, CH3, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इस पे Cl लगा दें और इस पे क्या लगा दें, Br लगा दें। ब्रोमो एथेन और आयोडोएथेन, मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों क्या है, ऑल। CCl4 और SiCl4, मतलब ये जो है ना, इनमें समानता होती है, इनमें क्या होती है, समानता होती है, ठीक है। ये याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, या तो लगभग समान होंगे या इनमें काफ़ी सारी बहुत अधिक समानता होगी। जैसे ये एथेन है और ये भी एथेन है, यहाँ पे चेंज किसका है, ब्रोमो और आयोडो ग्रुप का। ये बेंजीन सेम है क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप का। ये बेंजीन रिंग सेम है, एक पे कुछ नहीं लगा हुआ, एक पे टोलुइन लगा हुआ है। और ये जो है एक कार्बन का फर्क है यहाँ पर सिर्फ, और इसमें Cl4 है, यहाँ पे भी Cl4 है कार्बन और सिलिकन के साथ। ये जो एग्जाम्पल है ना, इसके जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग मतलब अलग अलग विलेय और विलायक जो अपने मिला रहे हैं, ठीक है। अलग विलेय और अलग विलायक होगा, कुछ भी मैचिंग नहीं होगी। जैसे मेथेनॉल और जल नहीं मिल रहा, मेथेनॉल और CCl4 कोई मैचिंग नहीं है इनकी, जल एथेनॉल हो गया, एसीटोन और एथेनॉल हो गया, एक तो ये कीटोन ग्रुप हो गया, ये अल्कोहल हो गया। ये जो CCl4 है ये कोई हेलो एल्केन हो गया और एसीटोन हो गया, एसीटोन CS2 हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, बिल्कुल भी इनकी मैचिंग नहीं होती। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि जल प्लस अम्ल या अम्ल प्लस आप ये मानो कि कोई दूसरा विलायक, कोई दूसरा पदार्थ, ऐसे लिख लेते हैं, दूसरा पदार्थ। ये इसकी थोड़ी थोड़ी ट्रिक है कि इसमें जल प्लस अम्ल होगा, जल प्लस अम्ल, जल प्लस अम्ल, ठीक है। और ये क्या है, एसिटिक अम्ल, और इसमें के साथ में क्या लगा है, मेथेनॉल। मतलब
अम्ल तो क्या हो गया, एसिटिक अम्ल भी अम्ल ही है और कोई दूसरा पदार्थ हो सकता है। इसके साथ में अपने एक आधा एग्जाम्पल और ऐड करना चाहें तो वो रहेगा कि एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, चलो इतने बहुत हैं, ठीक है। तो आप इसकी ट्रिक ये याद रखना, ये जल प्लस क्या है, अम्ल, और अम्ल प्लस कोई दूसरा पदार्थ हो गया, या तो ऐसे पदार्थ होगा। और इसके जो जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग, और ये क्या होते हैं, लगभग समानता, मतलब बहुत अधिक मैचिंग शो करते हैं ये, ठीक है। थैंक यू। अभी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे वाला टॉपिक स्टडी करेंगे।